हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, जो बिगनर्स है उनके लिए एक और छोटा सा आर्टिकल है न्यूज़पेपर का। अभी मैं बिगनर्स के लिए ला रहा हूँ ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए आर्टिकल्स में। देखिए गाइस, ये आप एक देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि धुंधला ही दिखाई देगा बट फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ले लीजिए गाइस। ओके, चलिए गाइस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्मी जवान फोर्स्ड टू वर्क एज डेली वेजर। तो ये आपका हेडलाइन है। तो यहाँ तो साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि आर्मी जवान की बात हो रही। अब आर्मी जवान फोर्स्ड, चूंकि पैसिव है, जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे हेडलाइन में तो उसे हम पैसिव मानेंगे। या तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई देगा या इस तरीके से थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। तो ये फोर्स्ड है तो हम मान के चलेंगे कि आर्मी जवान वॉज फोर्स्ड, इस तरीके से, यानी कि उसको फोर्स किया गया टू वर्क एज डेली वेजर। एक डेली वेजर के रूप में काम करने के लिए, मजदूर के रूप में काम करने के लिए उसको फोर्स किया गया। चाहे उसकी परिस्थिति ने फोर्स किया, किसी ने फोर्स किया, बट फोर्स तो हुआ। फोर्स होकर, मजबूर होकर उसने डेली वेजर का काम किया, अपने मर्जी से नहीं किया। ये कहने का कुछ मतलब है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज येट टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखिए, ही इज येट टू गेट, येट टू का मतलब है कि अब तक हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो ही इज येट टू गेट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। आर्मी ऑफिसर्स जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट होते हैं वो इसको अभी मिला नहीं, अभी मिलना बाकी है। तो सबसे पहले जो बिगनर्स है मैं उन्हें ये येट टू सिखा देता हूँ गाइस, तो सीखते रहिए। देखिए, येट टू का इस्तेमाल सीख लेते फटाफट गाइस। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि पुलिस आर येट टू अरेस्ट द थीव्स। एक तो पुलिस प्लूरल होता है तो पुलिस के लिए आर का इस्तेमाल हुआ है कि जो पुलिस वाले हैं येट टू अरेस्ट द थीव्स। तो जैसे आपने ये देखा ना येट टू, और आपने ये आर देखा, तो आर और इज मतलब इज आर एम से पता चल गया कि प्रेजेंट की अवस्था है। वाज वर होता तो पास्ट की अवस्था होती। और इस येट टू से पता चल गया कि अभी काम हुआ नहीं है, यानी कि अभी जो चोर है वो अरेस्ट हुए नहीं है, उनका अरेस्ट अभी बाकी है। तो पुलिस को अभी उनको अरेस्ट करना बाकी है, यानी कि अब वो करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ आई एम येट टू मेक 6 पैक्स, इसे क्लियर है कि 6 पैक्स अभी बने नहीं हैं, मेरे बनने अभी बाकी है। ओके, शी इज येट एक्सक्यूज मी, शी इज येट टू बाई अ कार। इसका मतलब कि उसने कार अभी खरीदा नहीं है, अभी कार खरीदना बाकी है। इसका पैसिव भी होता है। पैसिव जब करेंगे तो येट टू बी हो जाएगा, येट टू बी। मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट भाग रहा हूँ क्या? येट टू बी, जैसे मैं बोलूँ कि द accused is yet to be arrested, arrested। अब ये क्या हो गया? बात हम accused की कर रहे हैं। तो पैसिव में क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली रिसीवर होता है, रिसिपिएंट कहिए कि वो रिसीव करता है। ओके, डूअर कोई और है। तो accused is yet to be arrested, यानी कि जो accused है, जो accused क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसपे जुर्म लगता है, accused की हिंदी क्या होती है मैं भूल गया। विक्टिम मतलब जिसके साथ हादसा हुआ है, अंग्रेजों की तरह अगर सोचे। एक्यूज्ड मतलब जिस पे आरोप लगा है, आरोपी। हाँ, आरोपी। तो जो एक्यूज्ड है इज येट टू बी अरेस्टेड, तो एक्यूज्ड का अभी भी गिरफ्तार होना बाकी है। तो क्लियर समझ में आ गया? चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अ जवान, फिर कॉमा है, हु हैड सर्व्ड more than 2 decades with the Indian Army and missed the deadline of rejoining duty reportedly on account of his wife's illness is forced to work as a daily wager without post retirement benefits in Odisha। फुल स्टॉप है। जो बिगनर्स हैं, इतना बड़ा जो गुच्छेदार सेंटेंसेस होते कैसे समझे? देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए अजवान, ये आप देख पा रहे हैं अजवान, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ कॉमा लगा है और कॉमा के बाद हु अचानक लग गया है। ये हु पता है क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। काम क्या करता है? काम पे आते हैं, नाम छोड़िए। हु से जो वाक्य बनेगा ना, ये क्लॉज कहलाता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव मतलब कि ये जो जवान है ना, इसके बारे में कुछ बताएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। ये कॉमा क्यों लगा है? अगर कॉमा लगाने के बाद हु आ रहा है तो अगर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं भी देता तो कोई बात नहीं थी, हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस सही रहता। और अगर कॉमा ना हो
तब तो हु अगर है तो यानी कि उसके बगैर वो अधूरा रहता सेंटेंस, इसलिए कॉमा और बिना कॉमा का ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए, तो हम इस जवान को सब्जेक्ट मान रहे हैं, तो इस जवान का वर्ब कहाँ है? वर्ब पता है कहाँ है? देखिए एक और कॉमा यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इज, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट है जवान, वर्ब है इज, तो इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं ना, यही कंफ्यूज करता है दोस्तों। चलिए तोड़ कर देखते हैं। तो देखिए, हु हैड सर्व्ड, या हु का मतलब है जिसने, जवान के बारे में कह रहे हैं कि जिसने सर्व किया था मोर देन 2 डिकेड्स, यानी कि 20 साल से भी ज़्यादा उसने सर्विस दी थी विद द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए। यहाँ विद का मतलब है कि अब किसी कंपनी के साथ हम काम करते हैं तो विद लगता है, तो विद ब्ला कंपनी, ब्ला ब्ला कंपनी, विद इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी के साथ। एंड मिस्ड द डेडलाइन ऑफ रीजॉइनिंग, तो उसने 20 साल से ज़्यादा काम तो किया, लेकिन रीजॉइनिंग का जो डेडलाइन होता है, मान लो इसने कभी छुट्टी ली होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा और दोबारा इसको ज्वाइन करना होगा, तो वो डेडलाइन क्रॉस कर गया। साफ लिखा है ना कि मिस्ड द डेडलाइन ऑफ रीजॉइनिंग ड्यूटी। रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली आपको पता है न्यूज़पेपर वाले या तो अलेज्डली या रिपोर्टेडली लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम नहीं कह रहे जी, हमें तो ऐसा रिपोर्ट आया है जी, इन्फॉर्मेशन आई है, इसलिए लगाना ज़रूरी है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ्स इलनेस, तो ऐसा कहा गया है कि ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, तो अपनी वाइफ के इलनेस के कारण उसने दोबारा उसको रिज्वाइन नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो जो जवान है इज फोर्स्ड, अब वो मजबूर है टू वर्क एज अ डेली वेजर, वो एक मजदूर के रूप में काम करने के लिए वो मजबूर है विदाउट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन ओडिशा, और जैसे रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स भी उसको नहीं मिले हैं, और ये सब कहाँ हुआ? ओडिशा में हुआ। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसमें आपको क्या मिला? आपको मिला ये एडजेक्टिव क्लॉज, तो आप सीख लीजिएगा एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, मैं समझाऊं? समझा देता हूँ गाइस एडजेक्टिव क्लॉज। सो गाइस देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है? एक सेंटेंस लिखता हूँ, स्पेलिंग सही है, एडजेक्टिव क्लॉज, ए इसको बड़ा कर देते हैं, ए को। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि हु वॉज एब्यूजिंग यू, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ हु का मतलब है कौन, कि हु वॉज एब्यूजिंग यू, तुम्हें कौन एब्यूज कर रहा था, यानी कि तुम्हें कौन गाली दे रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हु वॉज एब्यूजिंग यू और यहाँ मैं एक फुल स्टॉप लगाता हूँ, तो अब क्या हो गया? एक क्वेश्चन मार्क लगाने से क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये इंटेरोगेटिव नहीं हुआ। यहाँ पर हु का मतलब था कौन और यहाँ पर हु का मतलब है जो, ये फ़र्क है। अब मैं पूरा आपको सेंटेंस करके दिखाता हूँ कि होगा क्या। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई नो द बॉय हु वॉज एब्यूजिंग यू, अब बताइए, आई नो द बॉय यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। किस लड़के को मैं जानता हूँ? हु वॉज एब्यूजिंग यू, जो तुम्हें गाली दे रहा था। तो ये हु से लेकर के यू तक जो आप देख रहे हैं, ये इस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। आई नो द बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ। कौन सा लड़का जी? वो लड़का हु वॉज एब्यूजिंग यू, जो तुम्हें गाली दे रहा था। तो उस लड़के के बारे में क्या हमने बताया कि वही लड़का जो गाली दे रहा था। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, वो लड़का गाली दे रहा था, तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस लगाए जाते हैं और इनसे जो बनता है वाक्य उसको हम क्लॉज कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चले आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि चंदूराम माझी 51, यहाँ ब्रैकेट में 51 का मतलब है कि 51 साल का है, फिर कॉमा है, फिर लिखा है कि अ रेजिडेंट ऑफ परासखोल इन नुपादा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मेरी माता श्री यहाँ पर अनुलोम विलोम कर रही हैं। ओके मम्मी, आप कैमरे में आ रही हैं तो थोड़ा आप साइड हो जाइए, आप कैमरे में आ रही हैं। योगा चल रहा है, अनुलोम विलोम चल रहा है। ओके, अभी भी आप कैमरे में ही आ रही हैं। थोड़ा आपको साइड इस तरफ आना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, चलिए। हाँ, तो देखिए कि चंदूराम माझी जो कि 51 साल का है और रेजिडेंट ऑफ परासखोल, यानी कि परासखोल का रहने वाला है। रेजिडेंट ऑफ का मतलब है निवासी, वहाँ का रहने वाला है। इन नुपाडा डिस्ट्रिक्ट, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है, नुपाडा डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ पर लिखा है कि बिलोंग्स टू द गोंड ट्राइब, अलग अलग जो समुदाय जाति होती है तो गोंड ट्राइब से वो बिलोंग करता है। एंड वॉज द फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से पहला व्यक्ति था टू बी सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट हुआ
बी सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट हुआ एज अ जवान, एक जवान के रूप में इन 1988, 1988 में वो एक जवान के रूप में सिलेक्ट हो गया। तो अपने परिवार का पहला व्यक्ति था, क्या नाम था? चंदूराम माझी नाम था। 51 साल का व्यक्ति है वो, था क्या है वो व्यक्ति है, रेजिडेंट ऑफ परासखोल। अब यहाँ पर सिखाने वाली बात क्या है? दो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ गाइस। एक तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो चंदूराम माझी ये सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब कहाँ है? सेंटेंस जब बड़ा हो ना तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब ढूंढना है। ये क्या, ये कॉमा के बाद ये देख रहे हैं, कॉमा है तो कैसे होगा? कॉमा के बाद तो फिर वर्ब होगा नहीं ना, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसका वर्ब कहाँ है? इस कॉमा के बाद देखिए बिलोंग्स है। यहाँ चंदूराम माझी सिंगुलर है, यहाँ बिलोंग्स सिंगुलर है, ये इसका वर्ब है। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया? अ रेजिडेंट ऑफ पारासखोल इन नुपाडा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं एपोजिशन। मैं आपको सिखाता हूँ क्या होता है, सीख लीजिए गाइस। देखिए गाइस, एपोजिशन अब सीख लीजिए। अगर मैं बोलता हूँ कि चंदन सिंह, ठीक है, इज शूटिंग अ वीडियो, चंदन सिंह इज शूटिंग अ वीडियो, तो अब इसका क्या मतलब है कि चंदन सिंह एक वीडियो शूट कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कि चंदन सिंह, एक कॉमा लगाता हूँ, एन इंग्लिश ट्रेनर, फिर एक कॉमा लगाता हूँ, इज शूटिंग अ वीडियो। अब इसका क्या मतलब है जी? अभी भी तो चंदन सिंह ही वीडियो शूट कर रहा है ना, लेकिन ये एक कॉमा लगाने के बाद यहाँ मैंने लिखा है कि एन इंग्लिश ट्रेनर। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज भी काम आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी काम आता है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी काम आता है, और ये एपोजिशन भी काम आते हैं। इतना सब कुछ है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए दोस्तों। तो ये एपोजिशन है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, चंदन सिंह ये सब्जेक्ट है और वर्ब कहाँ है? इज वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया? एक छोटा सा फ्रेज आ गया। इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब को जुदा करने वाले आपको फ्रेजेस, क्लॉजेस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको बस कॉमा पे ध्यान देना और समझना है। कई बार कॉमा नहीं होगा, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन होगा, कई बार वो भी नहीं होगा, सिर्फ कोई थर्ड फॉर्म लगा होगा। तो आपको समझना होगा कि अच्छा ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज हो सकता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं गाइस। सो गाइस, तो यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि एज पार्ट ऑफ हिज एसोसिएशन विद आर्मी सर्विस कॉर्प्स, यानी कि ASC, he had worked in various places from Gaya to Srinagar and from Chandigarh to New Jalpaiguri। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एज पार्ट ऑफ हिज एसोसिएशन, जो उनका एसोसिएशन होगा, जो उनका संबंध होगा विद आर्मी सर्विस कॉर्प्स ASC से, तो इसके तहत उसने कई जगह काम किए। ही हैड वर्कड, उसने कई काम किए थे इन वेरियस प्लेसेस। वेरियस मतलब बहुत सारे, कई जगहों पर उसने काम किए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गया से लेकर श्रीनगर तक हो गया, चंडीगढ़ से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक हो गया। आगे देखते हैं गाइस। देखिए, ड्यूरिंग माई लॉन्ग ईयर्स ऑफ सर्विस इन द इंडियन आर्मी। अब यहाँ कॉमा है, रुकिए। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। ओके, किसके दौरान? माई लॉन्ग ईयर्स ऑफ सर्विस, सर्विस के मेरे जो लंबे साल थे उनके दौरान कहाँ पर वो थे? तो इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जो मैंने काम किया। आई हैड ड्रीम्ड ऑफ, यानी कि मैंने सपने देखे थे, ऑफ प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन। देखिए, कभी भी जब प्रेपोजिशन आएगा, जैसे ऑफ आया ना, तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब दिखाना हो दोस्तों, तो वर्ब में आपको ING लगाना होगा। जिरंड कहते हैं उसको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या वो कोई प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और नहीं तो फिर इन्फिनेटिव होगा, जिरंड होगा, नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लोज होगा। ये सारे ऑब्जेक्ट का काम या सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अगर एक्शन दिखाने के अंदर से वो चल रही कि मुझे कुछ वर्ब दिखाना है और प्रेपोजिशन के बाद दिखाना है, तो मजबूरी है कि ING लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ऑफ प्रोवाइड नहीं हो सकता है, ऑफ प्रोवाइडिंग होगा। तो क्या था, उस क्या सपने देखे थे? प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन, कि अच्छी एजुकेशन दूं, एंड ब्राइट फ्यूचर टू माई डॉटर्स, और अपनी बेटियों को मैं एक अच्छा सुनहरा फ्यूचर दूं। बट बाई क्वर्क ऑफ फेट, बाई क्वर्क ऑफ फेट का मतलब है कि अकस्मात कुछ ऐसा हो जाए, किस्मत कुछ करा दे। तो इसको हिंदी में यूँ समझे कि बाई क्वर्क ऑफ फेट का मतलब है कि बस किस्मत ने ऐसा खेल खेला, आई
एंडेड अप वर्किंग एज ए लेबरर, कि मैं एक मजदूर के रूप में काम करने लगा। एंड अप मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ा अच्छा एंड अप होता है, देख लीजिए गाइस। ठीक है, एंड अप का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई वेंट टू द सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल गया टू वॉच एन एक्शन मूवी, मैं सिनेमा हॉल गया एक्शन मूवी देखने के लिए, बट एंडेड अप वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो देखने गया एक्शन मूवी और देख बैठा कॉमेडी मूवी। तो एंडेड अप का मतलब क्या है? कि एंड अप का मतलब है कि अंत में क्या होगा, जो रिजल्ट है वो क्या होगा आपको पता नहीं, आप करने गए कुछ और, हो गया कुछ और, रिजल्ट निकला कुछ और। तो उस रिजल्ट को दिखाने से पहले आपको एंड अप लगाना पड़ता है, जहां पर ये सर्टेन ना हो कि ऐसा होगा। ओके ओके, आई आई क्या बोलूँ मैम, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता था, बट एंडेड अप बिकमिंग एन इंग्लिश ट्रेनर। बनना चाहता था एक्टर, बन बैठा इंग्लिश ट्रेनर, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंड अप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही, एक बंदा है, आपने बोला कि टू ही केम टू मी टू फाइट, वो आया मेरे पास लड़ने के लिए, बट एंडेड अप हैविंग डिनर विद मी, लेकिन मेरे साथ वो डिनर करके गया, मतलब डिनर उसने किया। तो समझ में कुछ आ गया एंड अप का इस्तेमाल इस तरीके से है। ओके, चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए कि माई 4 daughters हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, यानी कि मेरी जो 4 बेटियां हैं उन्हें स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा। हैड टू का मतलब है कि ऐसा करना पड़ा उन्हें, ड्रॉप आउट मतलब स्कूल से निकलना पड़ा, एंड कॉलेज से निकलना पड़ा। कुछ कॉलेज में होंगी, कुछ स्कूल में होंगी, तो उन्हें ड्रॉप करना पड़ा कि अब हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। दे हेल्प मी अर्न अ लिविंग, वो जीविका चलाने में मेरी मदद करते हैं। हेल्प मी अर्न। लैमेंटेड मिस्टर माझी, तो मिस्टर माझी ने लैमेंट यानी कि अपना दुखड़ा रोया। लैमेंट का मतलब क्या होता है? कि वो शोक प्रकट करना, उसने अपना शोक प्रकट किया। अकॉर्डिंग टू मिस्टर माझी के अनुसार हिज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स वुड हैव बीन ओवर 30 लाख। अब वुड हैव बीन का मतलब है कि हुआ होता, वो मिस्टर माझी के अनुसार उसका जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं आर्मी ऑफिसर्स को, वो 30 लाख हुआ होता। तो मैं आपको वुड हैव बीन सिखा देता हूँ गाइस, जो बिगनर्स हैं सीखते रहिए। ये वुड हैव बीन का मतलब है कि ऐसा हुआ होता, मतलब हम प्रेजेंट में खड़े हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हुआ होता, अगर ऐसा हुआ होता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इफ़, ये कंडीशनल थर्ड कहलाता है। इफ़ आई हैड, if I had if I had taken exercise seriously, अगर मैंने सीरियसली एक्सरसाइज किया होता, I would have I would have been, मैं बीन करके दिखाता हूँ कि I would have been in the company of बॉडी बिल्डर्स। मैंने बस ऐसे एग्जांपल दिया। इसका क्या मतलब कि अगर मैंने एक्सरसाइज सही ढंग से किया होता तो आई वुड हैव बीन, मैं हुआ होता इन द कंपनी ऑफ बॉडी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स की कंपनी में उनके साथ में हुआ होता। और देख लीजिए एग्जांपल। ओके, इफ़ यू हैड मोलेस्टेड दैट गर्ल, अगर तुमने उस गर्ल को मोलेस्ट किया होता, यू वुड हैव बीन बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स, तो तुम जेल में होते। वुड हैव बीन, तुम ऐसा होते, वहाँ होते। यू वुड हैव बीन इन द कार, तुम कार में होते। ओके, माई रिटायरमेंट वुड हैव बीन 30 lakhs, मेरी रिटायरमेंट 30 lakhs होती। इस तरीके से हम लगाते हैं गाइस। कंडीशनल थर्ड आप सीख लीजिएगा। हाँ, इसमें एक हैड टू है, वो भी सिखाता हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सीख लीजिए। देखिए गाइस, एक्चुअली एक लिस्ट होती है, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू,
विल हैव टू, और न जाने कितना है, नीड टू, अबाउट टू, हाउ टू, बहुत सारे टू है। तो जिसमें से जो हैड टू है इसका मतलब कि कोई काम करना था या करना पड़ा। अगर मैं बोलूँ कि आई हैड टू कुक फूड, यानी कि मुझे खाना पकाना पड़ा या खाना पकाना था, दोनों ही फीलिंग देता है। वो बातों से पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, मैं बोलूँ कि yesterday I yesterday ऐसे लिखे, yesterday some guests came to my home so I had to cook food for them, इसलिए मुझे उनके लिए खाना पकाना पड़ा। हो गया, चलिए फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखिए, टेकिंग नोट ऑफ हिज प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, तो उसके दुर्दशा को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, टेक नोट का मतलब क्या हो कि उस पर फोकस करते हुए, ध्यान में रखते हुए, द नौपड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सॉट अ डिटेल्ड रिपोर्ट। सॉट क्या होता है, सीक का थर्ड फॉर्म सॉट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट के जो नौपड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसने एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है, सीख की है। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ डिसाइडेड, प्रशासन ने फैसला किया है, टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन मिस्टर माजिद सर्विस डिटेल्स। तो क्या उन्होंने डिसाइड किया है, टू स्टार्ट, यहाँ कोई टू प्रेपोजिशन नहीं है। ये टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आता है या आईएनजी आता तो वो प्रेपोजिशन होता। तो टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उससे बात करेंगे किस चीज़ पर, ऑन मिस्टर माजिद सर्विस डिटेल, उनके सर्विस के डिटेल पे बात करेंगे, और हो सकता है तो जो भी अच्छा ही करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।